बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इतनी हॉटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है पहले कौन सी स्टोरी आपके साथ शेयर करे। अब स्टोरी आपने थंबनेल में वही शेयर करनी है, वही डिस्कस करनी है आपके साथ कि जो उसी पे तबसरा करना है जो आपने थंबनेल पे देख लिया कि जुल्फ़ी बुखारी साहब फ़रार हो गए। और जनाब वो फ़रार हो गए तो क्यों फ़रार हुए, क्या हुआ, अगली बारी किसकी है, कौन कौन फ़रार होने वाला है। बस ये बहुत सारी बातें हैं। बीच में अभी उसमें ये नई डेवलपमेंट आ गई कि जनाब हामिद मीर साहब का प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया है, जियो पर पाबंदी लग गई है उनके प्रोग्राम। वो आपको पता है क्यों? तो अब मैं पूछूँ कि मीर साहब ये सारा पंगा लेते हुए आपको नहीं पता था? वो कहेंगे मुझे तो पता था। वो डेफिनेटली क्या उनको नहीं मालूम था? उनका प्रोग्राम डिक्टेटर मुशर्रफ के ज़माने में भी, मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी वो पाबंदी लग चुकी है। तो ये तो एक इस तरह की अच्छा मैं अब हैरान हूँ कि जनाब वो ट्रेंड्स चल रहे हैं कि जियो एक्सपेल्ड हामिद मीर। हमें पता है कि पिछले तकरीबन कोई 48 घंटों में क्या कुछ होता रहा है, कैसा प्रेशर आया है। या जियो को बंद कर दोगे, या जियो नहीं चलेगा पूरे पाकिस्तान में, या हामिद मीर का शो नहीं चलेगा। भाई फवाद चौधरी साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए इंतहाई गलत बयानियाँ की हैं। उन्होंने कहा तलत हुसैन को जियो ने इस वजह से निकाला कि उनकी रेटिंग नहीं आ रही थी। अगलों ने रेटिंग निकाल ली। उन्होंने कहा कि तलत हुसैन का प्रोग्राम या तो सेकंड नंबर पे आ रहा था या टॉप पे आ रहा था, 2 साल की रेटिंग ये लो। अब 8 बजे के स्लॉट में हामिद मीर साहब का प्रोग्राम टॉप रेटेड प्रोग्राम है, ठीक। अब कुछ अरसे के बाद यही मैंने आपको कहा है ना, एक बात में प्रोपेगंडा करने में PTI माशाअल्लाह उसके पूरे नंबर हैं, 100 नंबर हैं। कौन सा? झूठ बोलना, गलत बयानी करना, प्रोपेगंडा करना। यहां आवाम की चीखें निकल गई, वो कहते हैं मईशत ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जनाब आप उसमें आप देख लीजिएगा, वो कहेंगे जनाब इनको रेटिंग की वजह से इनको भाई अब टॉप रेटेड प्रोग्राम को अपने को कौन बंद करता है। लेकिन जब आप उन पे पिछले 48 घंटों में जिस तरह का प्रेशर था मीर शकील उर रहमान साहब पे कि जी बिल्कुल ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सब कुछ सारा कुछ सत्यानाश हो जाएगा। या तो वो सत्यानाश करा के बैठते, या फिर उनके भाई कुछ अरसे के लिए आप ऑफ एयर करो, और वो अरसा वो आपको पता है वो अरसा क्या होता है, वो उसके बाद जो है ना बाहर। लेकिन एक मैं समझता हूं कि एक तरफ तो वो जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के बिल आ रहे हैं, दूसरी तरफ आवाज़ दबाई जा रही है, इजहार राय की आज़ादी को दबाया जा रहा है। और वो हामिद मीर साहब उन्होंने कोई जियो पे बैठ के तो नहीं कहा था, उनकी अपनी निजी लाइफ है। वो निजी लाइफ में, निजी ज़िंदगी में एक प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ कहा, आप उनसे कहें कि इन चीज़ों को अप्रूव करें, ठीक है ना। उनको आप कानून और आइन के दायरे में कि ये आप इस तरीके से कि पाबंदी लगे, खैर वो होती रहती हैं और वो लगती रहती हैं। वो फिर जब इस तरह की हक की आवाज़ होती है तो उसको दबाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज उनका वो जो ग्राफ जो जिस तरीके से ऊपर गया है, या अब कुछ लोग कहेंगे कि नीचे गया है, तो ये एक नई डिबेट है। और मैं समझता हूँ कि वो फिर उनको मालूम भी था कि क्या वो सूरत हाल होनी है और किस तरीके से उनको धमकाया गया, डराया गया, और किस तरीके से कहा गया कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। अब वो उनके पास ऑप्शन थे कि या तो बिल्कुल जनाब जियो को ऑल टुगेदर बंद कर दें, या फिर जो है ना हामिद मीर साहब को कुछ ऑफ एयर कर दें। तो खैर ये होना था, ये है, मालूम है, सबको मालूम था। ये जब वो कह रहे थे तो उस वक्त भी मैंने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, मैंने कहा पहला काम यही होगा, इनको ऑफ एयर कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही हो गया। आज हैं जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब फ़रार हो गए हैं, और वो फ़रार हुए हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि जी को कुछ ज़राए बता रहे थे कि वो कमर्शियल फ़्लाइट से जाने लगे, उनको रोका गया। उसके बाद उन्होंने 2-4 दोस्तों को बिठाया और चार्टर्ड तियारा, और फिर वो दुबई गए, और दुबई से ये रिंग रोड का जो स्कैंडल आया उसमें उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया, अभी चंद रोज़ की बात है, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। ये उनके ट्वीट्स मौजूद हैं ना, मैंने उस पर वीडियो भी की थी, आपने भी देखा। मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, मेरे कप्तान ने एक दर्स दिया है, इस तरह की ट्वीट्स थी ना। वो उन्होंने हमें ये सिखाया है कि जब तक आप पर कोई इल्ज़ाम लगे, जब तक वो धुल न जाए आप इस्तीफा। यानी उस वक़्त वो बहुत ही ऐसी बातें कर रहे थे जैसे बिल्कुल साफ शफाफ, वही बात है ना जैसे कहा ये साफ चली शफाफ चली, और उस साफ चली शफाफ चली में को 12-13 स्कैंडल तो उनकी अपनी हुकूमत में निकल आए हैं। इसी तरह से वो साफ शफाफ थे, जिस तरह से साफ शफाफ चली थी ना।
उसी तरह से वो साफ शफाफ। आज मैं हैरान हूँ, वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि ये जो मनसूबाबंदी होती है ना, ये जो मनसूबों की प्लानिंग की, ये जो प्रोजेक्ट्स की, इसके लिए 5 साल थोड़े होते हैं। इसको इलेक्शन से रिलेट करना ये अच्छी बात नहीं होती। मतलब वो 90 दिन का जो मुआवजे करने के चक्कर में आए थे, जो 90 दिन में इनकलाब बपा करने के चक्कर में आए थे, जो कहते थे हम तो 90 दिन में सारी करप्शन ख़त्म करके सब कुछ यूँ समझ लें कि इधर शहद और दूध की नहरें बहा देंगे, तो वो आप कह रहे हैं हमारे लिए 5 साल भी थोड़े हैं। ये हालात हैं। तो जुल्फी बुखारी साहब, उनकी वो मुबैना तौर पे सिस्टर की ज़मीन को 100 कनाल से ज़्यादा उन्होंने वो हाथ साफ़ किए रिंग रोड में जनाब, वो ला के, ठीक है ना, उनके ननहाल की ज़मीनें, ठीक है, और इस तरीके से, और तो शेख साहब ने भी इस तरीके से हाथ साफ़ किए। और जुल्फी साहब कह रहे थे जनाब मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरा नाम बिल्कुल डाल दें, और वो फिर फरमा रहे थे कि जी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब साहब आप उड़ के चले गए हैं, तो अब जुडिशल इंक्वायरी काहे की? अब कौन सी जुडिशल इंक्वायरी होगी? अब किस किस्म की जुडिशल इंक्वायरी होगी? किसी ने नहीं रोका। अब खान साहब कहते रहते हैं ना मैंने एनआरओ नहीं देना, मैंने, खान साहब दे चुके बहुत सारों को एनआरओ। खुसरो मुख्तार साहब को वो एनआरओ दे के बैठे, एक तरह से जहांगीर तरीन साहब को भी एनआरओ दिया, जुल्फी बुखारी साहब को भी एनआरओ दे दिया, मुजफ्फर मिर्जा साहब को भी एनआरओ, पता नहीं कितने एनआरओ दिए। और वो किन को कहते रहते हैं अपोजिशन को मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई आपने कोई एटलीस्ट मेरा ख्याल है 10-15 एनआरओ तो आप दे चुके हैं, बहुत सारे आप एनआरओ दे चुके हैं। पता नहीं किस तरह के एनआरओ आप देख कह रहे हैं कि मैंने नहीं देना। यही जुल्फी बुखारी साहब थे ना जिनका नाम ब्लैक लिस्ट पे था। अभी खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, खान साहब उम्रा अदा करने के लिए जा रहे थे और जुल्फी बुखारी साहब भी साथ जा रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर जाहिर बनने वाले थे ना। और जनाब अभी इंतखाबात भी नहीं हुए थे 2018 के, और उनका नाम था ब्लैक लिस्ट पे, उनको रोक लिया गया एयरपोर्ट पे। खान साहब ने कहा जी नहीं जी मैंने यार अपने को साथ लेके जाना है, अभी निकालो। निगरान हुकूमत थी, ठीक है ना, और उनको, और बाद में हमें याद है कि वो निगरान हुकूमत में जो वज़ीर दाखिला साहब थे वो कहते हैं कैसे निकल गया, मुझे तो पता ही कोई नहीं है जुल्फी बुखारी साहब का नाम ब्लैक लिस्ट से निकल कैसे गया। खान साहब 2-3 घंटे उधर ही एयरपोर्ट पे जम के बैठ गए। उन्होंने कहा जुल्फी बुखारी का नाम निकलेगा, ये मेरे साथ चलेगा तो मैं उम्रे पे जाऊँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा। उधर ही बैठ गए और उधर ही उन्होंने जो है ना बैठ के एयरपोर्ट पे बैठ के ही उनका नाम निकलवाया, और यूं करके नाम निकला और शूं करके गए। इसी तरह से अब भी ऐसे ही है। वो कहते रहे मेरा नाम जो है ना ब्लैक लिस्ट में, मेरा नाम आप ECL पे शामिल, तो अब वो ECL पे शामिल करना, अदालत ने जिनको जमानतें दी हैं, अदालत ने जिनको इजाज़त दी है बाहर जाने का, उनका नाम वो उन्होंने ECL में शामिल कर लिया। उनका नाम उन्होंने ईद के दिन, छुट्टी के दिन, ईद वाले दिन खैर से जो है ना इजलास बुलाया और नाम ECL में डाल दिया। और यहाँ ये है कि अरबों रुपए के जनाब यहाँ पर इल्ज़ामात हैं और इंकशाफात हैं, और वो अरबों रुपए डकारने के बाद उड़ के बाहर जा रहे हैं। वो फिर खैर से वो कह रहे हैं कि भाई उसके बाद अब देखा है कि अब वो कौन कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, फिर देखेंगे कि वो कब आते हैं, क्या होता है उनके साथ, वो आते हैं या नहीं आते। वो अपना चक्कर पूरा करके मुबैना तौर पे गए हैं, ठीक हो गया ना। तो बस अब ये देखें जनाब, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्ट आफ्टर बजट सरवर खान साहब भी जाने वाले हैं, उनका रिज़ाइन भी आने वाला है। अब उसके बाद ये जो पैराशूटर और भी है ना, शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर साहब, ये वो सारा कुछ इस तरह के, ये वो सारे पैराशूटर हैं जो कि यूं उड़ के शूं करके जाने वाले हैं। तो खान साहब ये बहुत सारा वही NRO है जो NRO आप ना करते, बहुत सारों को आपने NRO दिया है। और पता नहीं अब वो मैंने इस पर वीडियो भी की थी, कुछ ज़राए ने इंकशाफ किया था कि जुल्फी बुखारी साहब एक तरह से खान साहब के दामाद भी हैं। मसलन वो बुशरा बीबी साहब की बेटी से उनकी, वो बहुत सारे ज़राए ने दावा किया था कि उनकी वो बेटी से शादी हुई है, तो इस तरह से वो खान साहब के दामाद भी हैं। तो अब वो उसका भी फ्यूचर क्या सूरत हाल अख्तियार करता है, क्या होता है। शहजाद अकबर के साथ सुना है उनके बड़े एक जो है ना एक तरह से बिगड़ गए हालात, और ये भी शहजाद अकबर ने उनके ख़िलाफ़ को इंक्वायरी की थी और उनको वो उनके ज़राए का दावा है कि उन्होंने हमें फंसाया।
तो अब ये मसला ये है कि एक दूसरे के खिलाफ, किसी को शहजाद अकबर के खिलाफ कोई बोल रहा है, नज़ीर चौहान साहब, वो भी पीटीआई का, और वो शहजाद अकबर ने उनके खिलाफ एफआईआर कटवा दी। इसी तरीके से फैसल वोडा के खिलाफ, वो भी पीटीआई का, वो कह रहे हैं इनको जूते पड़ने चाहिए। इसी तरीके से फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ अपना फवाद चौधरी साहब, अब ये मुझे समझ नहीं आती। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब और अपना शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, इनकी आपस में तो मुझे समझ नहीं आती। एक अजीब सी खिचड़ी है कि वो आपस में लड़ पड़े हैं सारे, यानी कि इस तरीके से वो फिर जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी की। कभी फैसल वोडा साहब शुरू हो जाते हैं असद उमर साहब पे और अपना कुरैशी साहब पे, कैबिनेट के अंदर उनको सुना देते हैं। कभी क्या हो जाता है तो कभी क्या, तो मतलब इस तरह से बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब लोग कह रहे हैं कि आप देखिएगा जनाब, जराए कह रहे हैं कि नकवी साहब आप देखिए, ये इससे ऑनवर्ड मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो करनी है, उसके स्कैंडल भी वो 12-13 डिस्कस करने हैं, और हो क्या रहा है, नून लीग क्या करने जा रही है, ये बड़ी अहम बातें हैं। और क्या वाली सूरत हाल है और किस तरीके से कौन सी कैसी सूरत हाल कैसा टर्न ले रही है। नून लीग अपनी सियासी जिंदगी का अहम तरीन फैसला करने लगी है। बस ये थोड़े अब यूं समझ लें घंटों में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है। वो फैसला अब क्या होता है वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।